कहानी शुरू होती है और हमें एक राजा को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा बेवड़ा होता है और ये अय्याशी करने में माहिर था। और ये राजा अपने पास हमेशा 4 से 5 लड़कियों को रखा करता था जिनके साथ ये रंगरलियां मनाया करता था। लेकिन अभी तक उसे कोई भी लड़की ऐसी नहीं मिली थी जिसे वो अपनी रानी बना सके और जो उसे दिल से पसंद हो। अब राजा के पास के गाँव में 2 बुढ़ियां रहा करती थी और इनका नाम डोरा और एमा होता है। अब क्योंकि ये दोनों बुढ़ियां एकदम अकेली रहा करती थी क्योंकि इन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी, लेकिन इन दोनों बूढ़ी औरतों की आवाज बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है, यानी कि बुढ़ापे में भी इनकी आवाज इतनी प्यारी थी जैसे किसी जवान लड़की की हो। अब एक दिन जब डोरा गाना गाते हुए काम कर रही होती है तब वो राजा उसकी आवाज को सुन लेता है। अब वो राजा उसकी आवाज सुनकर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसका मन उसे देखने के लिए करने लगता है, लेकिन इतने में कि वो राजा उन्हें देख पाता तब तक वो यहाँ से चली जाती है। अब राजा की जो उन्हें देखने की क्यूरियोसिटी थी वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने उन गहनों को संभालने लगता है जो उसने अपनी रानी के लिए बनवाए थे, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि ये बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं जो मुझसे शर्मा कर यहाँ से चली गई हैं। इन दोनों में डोरा थोड़ी चालाक और कुछ लालची किस्म की होती है जबकि एमा सीधी सादी शांत स्वभाव की लेडी होती है। अब अगले दिन ये दोनों देखती हैं कि राजा उनके दरवाजे के बाहर खड़ा है जो कि उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। अब ये देखकर ये दोनों डर जाती हैं कि अगर राजा को पता चल गया कि हम बुढ़िया हैं तो ये हमें मार डालेगा। अब यहाँ पर एमा राजा से डरते हुए कहती है कि अभी हम तुमसे नहीं मिल सकते और तुम हमसे 1 हफ्ते के बाद मिलने के लिए आना और तब मैं तुम्हें एक बहुत ही खास चीज दिखाऊंगी। अब राजा ये बात सुनकर काफी खुश होता है कि आखिर मुझे रानी मिल ही गई और ये बात सुनकर वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इन दोनों की उम्र बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए इनकी बॉडी की पूरी स्किन ढीली हो चुकी थी और इसलिए डोरा सोचती है कि वो अपनी उंगलियों को एक जवान लड़की की तरह बनाकर दिखाएगी और इसलिए राजा उसे एक जवान लड़कियां समझेंगे और इसलिए वो अपनी उंगलियों पर पट्टियां बांधकर उन्हें जवान बनाने की कोशिश करती है। लेकिन 1 हफ्ता गुजर जाता है और उसकी उंगलियां बूढ़ी ही रहती हैं, जबकि दूसरी तरफ एमा अपनी उंगलियां हमेशा अपने मुंह में रखा करती थी। अब यहाँ पर डोरा देखती है कि एमा की उंगलियां एकदम जवान लड़की की जैसी दिख रही है। अब इसके बाद जब राजा इनके दरवाजे पर इनसे मिलने के लिए आता है तब डोरा एमा की उंगलियां उसे दिखा देती है और ये देखकर राजा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन यहाँ पर एमा को पता होता है कि अगर राजा को पता चल गया कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ तो ये मुझे मार डालेगा और इसलिए वो राजा से कहती है कि आज रात में तुम्हें आधी रात को आकर मिलूंगी और इसके लिए मेरी एक शर्त है कि आपके रूम में पूरी तरह से अंधेरा होना चाहिए। अब उस रात डोरा एमा की स्किन को एक ग्लू से चिपका देती है ताकि राजा उसकी ढीली स्किन को पहचान ना सके। अब रात को राजा का एक सैनिक उसे लेने के लिए आता है और शर्त के अनुसार रूम की सारी लाइट बंद कर दी जाती हैं। अब सुबह उठने पर राजा को कुछ गड़बड़ तो लगती है और वो रोशनी में डोरा को देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि उसने अपनी पूरी रात एक बूढ़ी औरत के साथ बिता ली थी और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और डोरा को उठाकर विंडो से नीचे फेंक देता है। लेकिन फिर भी किस्मत से डोरा किसी तरह से सही सलामत बच जाती है और उसी वक्त डोरा के पास एक विच आती है जो कि उसे अपने मैजिक से एक जवान सुंदर लड़की में बदल देती है। अब अगले दिन जब राजा जंगल में शिकार करने के लिए आता है तब वो यहाँ पर डोरा को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसे अपने महल में ले जाकर अपनी रानी बनाने का डिसाइड करता है। अब यहाँ पर डोरा खुद ये बात नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो अचानक से जवान कैसे हो गई, लेकिन अब उसे अपनी बहन एमा की याद आने लगती है और इसलिए वो अपनी शादी का इन्विटेशन उसे भी भिजवाती है। हालांकि एमा को अभी तक इस बात का नहीं पता था कि अब डोरा जवान हो चुकी है। अब शादी के दिन एमा वहां पर आती है तब डोरा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। एमा डोरा से कहती है कि मुझे भी तुम्हारी इतना सुंदर बनना है। वो उससे पूछती है कि तुम सुंदर कैसे बनी। अब इस पर डोरा मजाक में उससे कहती है कि मैंने अपनी पुरानी बूढ़ी स्किन को उतार दिया, लेकिन एमा इस बात को सीरियसली ले लेती है। अब अगले दिन वो एक लोहार के पास पहुंचती है और उसे अपने कुछ जेवरात देकर उससे अपनी स्किन उतारने के लिए कहती है और इसलिए वो लोहार उसे जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध देता है और बाद में उसकी पूरी बॉडी से स्किन उतार देता है। अब एमा बुरी तरह से दर्द से चिल्लाने लगती है और इसके बाद में वो मर जाती है। अब कुछ दिन के बाद डोरा पर उस विच का जादू खत्म होने लगता है और इससे वो फिर से बूढ़ी होने लग जाती है और इसलिए वो वहां से भाग जाती है और कुछ ही समय बाद वो फिर से पहले जैसी हो जाती है और ये स्टोरी इसी के साथ यहाँ पर एंड हो जाती है। अब इसके बाद हमें एक दूसरी स्टोरी को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर हमारी मुलाकात एक ऐसे राजा से होती है जिसका नेचर काफी ज्यादा अजीब होता है। दरअसल कई साल पहले उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और उसकी एक बेटी होती है और इसका नाम वायलेट होता है। अब क्योंकि उस राजा ने अपनी दूसरी शादी नहीं की थी और इसीलिए वो अकेलेपन का शिकार होने लगता है और इस राजा के पास एक कीड़ा होता है जिसे वो हर रोज अपना खून पिलाता है और बाद में उसे एक कांच के बॉक्स में बंद करके रख देता था। अब धीरे धीरे वायलेट बड़ी हो जाती है और उसे एक राजकुमार से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ अब राजा का वो कीड़ा भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और वो राजा उसी के साथ ही अपना पूरा वक्त बिताया करता था और इसीलिए वो अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाता था। अब एक दिन किसी बीमारी के चलते उस राजा का वो बड़ा सा कीड़ा मर जाता है और इसलिए राजा बहुत ही दुखी होता है और वो उसकी पूरी स्किन को उतार देता है। अब इसके बाद वो वायलेट के पास आता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारी शादी के लिए कंपटीशन रखूंगा और जो भी उस कंपटीशन को जीत जाएगा वो ही तुम्हारा राजकुमार होगा। अब ये बात सुनकर वायलेट खुश तो होती है लेकिन उसे अपने पसंद का राजकुमार चाहिए था, लेकिन वायलेट फिर भी राजा की बात मान लेती है और इसके बाद पूरे राज्य में ऐलान कर दिया जाता है कि रानी के लिए स्वयंवर रखा गया है। अब राजा कंपटीशन की जगह पर उसी कीड़े की स्किन को टांग देता है
और कहता है कि जो भी बताएगा कि ये किस चीज की स्किन है वही इस कंपटीशन का विनर होगा। अब बहुत सारे लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं बता पाता कि ये स्किन किस चीज की है, क्योंकि कोई भी कीड़ा इतना बड़ा नहीं होता है। और तभी यहाँ पर एक बदसूरत सा आदमी आता है जिसे कि राजा के सैनिक अंदर आने से रोकते हैं, लेकिन राजा के कहने पर उसे अंदर आने की इजाजत दे दी जाती है। और ये आदमी बस उस स्किन को सूंघ कर ही उस इंसेक्ट का सही नाम बता देता है। और ये सुनकर राजा और वायलेट दोनों ही चौंक जाते हैं। अब वायलेट वहां से भागती हुई महल के ऊपर चली जाती है और यहाँ पे सुसाइड करने की कोशिश करती है। अब राजा यहाँ पर आता है और उससे कहता है कि मैं अपनी जवान से नहीं पलट सकता और इसलिए तुम्हें इस आदमी के साथ जाना ही होगा। अब इसके बाद वो आदमी वायलेट को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है और सीधा एक पहाड़ पर पहुंचता है। अब कुछ दिन तक वायलेट वहां पर बैठकर रोने लगती है और एक दिन जब वो आदमी हंटिंग करने के लिए जाता है तब वायलेट मौका पाते ही वहां से ऊपर जाने लगती है और वो यहाँ पर देखती है कि उसके सामने की पहाड़ी पर एक ओल्ड लेडी है। वायलेट उसे बताती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझे यहाँ पर एक आदमी ने कैद कर रखा है। तो उस लेडी का बेटा एक रस्सी के सहारे वायलेट को पहाड़ी की दूसरी तरफ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर वो आदमी पहुंच जाता है और रस्सी से लटक कर उनकी तरफ जाने लगता है। अभी लोग रस्सी तो काट देते हैं, लेकिन तब तक वो आदमी भी वहां पर पहुंच जाता है और वो उन सभी पर हमला करके उन्हें मार डालता है। लेकिन तभी वायलेट उसे गले लगाती है जिससे कि उसका गुस्सा शांत हो जाता है। उसके बाद वो वायलेट से अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहता है और वो यहाँ पर चालाकी से उसका गला काटकर उसे मार डालती है और बाद में उसका कटा हुआ सर लेकर वापस राजा के पास आती है। लेकिन तब तक राजा बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुका था और बाद में उसकी डेथ हो जाती है और इसलिए अब वायलेट ही राज्य की नई महारानी बन जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मूवी में तीसरी कहानी शुरू होती है और हमें किंगडम को दिखाया जाता है और उस किंगडम का जो राजा होता है वो अपनी रानी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश किया करता था। लेकिन अब क्योंकि वो रानी कभी मां नहीं बन सकती थी इसलिए वो हमेशा दुखी रहा करती थी। अब क्योंकि राजा ने बहुत से अच्छे डॉक्टरों से इस रानी का इलाज करा रखा होता है, लेकिन उनमें से किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर रानी माँ क्यों नहीं बनी। अब एक दिन राजा अपने महल में कुछ कलाकारों को बुलाता है ताकि वो अपना कमाल दिखाकर रानी को खुश कर सके, लेकिन उन सभी कलाकारों में से एक लेडी प्रेग्नेंट होती है और ये देखकर रानी को और भी ज्यादा दुख होता है और वो गुस्से में यहाँ से उठकर चली जाती है। अब इसके बाद रानी अपने रूम में पहुंच जाती है और यहाँ पर पहुंचकर ये काफी ज्यादा तोड़फोड़ कर देती है। अब इसके बाद राजा अपनी रानी के पास आता है और इससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब उस रात राजा से मिलने के लिए एक पतला सा बूढ़ा आदमी आता है और वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। इस पर राजा इससे कहता है कि तुमसे पहले भी मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं और उन्होंने भी कहा है कि हम तुम्हारी रानी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी से भी कुछ नहीं हो पाया और तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम मेरी रानी को ठीक कर दोगे। जिस पर वो बूढ़ा आदमी राजा से कहता है कि मैं ये बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम बच्चा पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। जिस पर राजा से कहता है कि इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर वो बूढ़ा आदमी राजा से कहता है कि एक नेचुरल बैलेंस की तरह काम करती है कि अगर तुम्हें एक जिंदगी चाहिए तो दूसरी जिंदगी बर्बाद करनी होगी, यानी कि उसे मिटाना होगा। अब ये बात सुनकर राजा और रानी तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो बूढ़ा राजा से कहता है कि तुम्हें सबसे पहले एक सी क्रीचर का शिकार करना होगा और उसके दिल को निकालकर एक ऐसी औरत से पकवाना होगा जो कि अभी तक वर्जिन होगी, यानी कि अभी तक उस लड़की पे किसी भी मर्द का हाथ ना पड़ा हो, और बाद में उस लड़की के द्वारा पकाया गया वो दिल इस रानी को खिलाना पड़ेगा जिससे ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब ये बात सुनकर राजा और रानी को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन उन्हें हर हालत में बच्चा चाहिए था और इसलिए राजा अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस सी क्रीचर को मारने के लिए निकल पड़ता है। जहाँ पर इन लोगों को समुद्र के नीचे जाने पर वो क्रीचर मिल जाता है जो कि साइज में काफी बड़ा था। अब राजा खुद उस क्रीचर को मारने के लिए जाता है और जब वो सो रहा होता है तब उस पर हमला करता है। अब राजा किसी तरह से उस क्रीचर को मार तो देता है, लेकिन इस फाइट में वो खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और इसके चलते राजा की वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन फिर भी ये लोग उस सी क्रीचर का हार्ट निकालने में कामयाब हो जाते हैं, जिसे रानी एक कपड़े में लपेट कर अपने साथ ले जाती है। अब इसके बाद रानी अपनी एक मेट के पास पहुंचती है जो कि अभी तक वर्जिन होती है और उसे वो दिल देकर अपने लिए पकाने के लिए कहती है। लेकिन जब वो मेट उस हार्ट को जाकर पकाने लगती है तब उसे काफी अजीब फील होता है और वो खुद भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उस हार्ट के पकने के बाद रानी उसे खा लेती है और उस बूढ़े की बात सच साबित होती है क्योंकि रानी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इसके बाद रानी और वो मैड एक ही समय पर दो बच्चों को जन्म देती हैं और ये दोनों बच्चे लड़के होते हैं। अब यहाँ पर रानी अपने लड़के का नाम हेलिस और मैड अपने लड़के का नाम जोना रखती है। अब इसके बाद 16 साल गुजर जाते हैं और वो दोनों लड़के बाकी लड़कों से काफी अलग दिखते थे क्योंकि इन दोनों के भूरे बाल उस मॉन्स्टर की तरह ही एकदम सफेद थे और साथ ही उनका चेहरा भी बिल्कुल एक जैसा होता है जैसे कि वो जुड़वा भाई हो। ये दोनों बच्चे आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन रानी एलिस को समझाती है कि तुम एक प्रिंस हो और इसीलिए तुम्हें एक गरीब मैड के बच्चे से दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एलिस रानी की बात कभी नहीं मानता और वो हमेशा अपने दोस्त से मिलता रहता है और साथ ही इन दोनों के पास ये एबिलिटी भी होती है कि ये दोनों पानी के अंदर सांस ले सकते थे। अब इसके बाद रानी उस मैड को अपने पास बुलाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें अपने बेटे को समझाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस राज्य से निकाल दूंगी। लेकिन फिर भी इन दोनों बच्चों का मिलना बंद नहीं होता और एक दिन तो जोना एलिस के कपड़े पहनकर रानी के सामने चला जाता है। अब पहले तो रानी जोना को पहचान ही नहीं पाती, लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है तब वो जोना को इस राज्य से बाहर निकालने का फैसला सुना देती है। अब जोना वहां से जाने लगता है, लेकिन एलिस उसे रुकने के लिए कहता है
तब जोना वहाँ पर एक पेड़ की जड़ को काटता है जिसके अंदर से पानी निकलने लगता है। वो एलिस से कहता है जब तक इस पेड़ की जड़ से साफ पानी निकलता रहेगा तब तक तुम समझ जाना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा हूँ, लेकिन जब इस पेड़ की जड़ से लाल पानी निकलने लगे तब तुम समझ जाना कि मेरी जान खतरे में है और अब मैं मरने वाला हूँ। अब इसके बाद कई महीने बीत जाते हैं और एलिस रोज उस पानी की जड़ को देखने के लिए आता है और एक दिन जब उस जड़ से लाल पानी निकलने लगता है तब वो समझ जाता है कि अब उसके दोस्त की जान खतरे में है और इसलिए वो रानी को बिना बताए ही जोना को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। अब कुछ दिन ढूंढने के बाद उसे जोना का घर मिल जाता है और इसे यहाँ पर पता चलता है कि अब जोना ने शादी कर ली है। जब एलिस वहां पर पहुंचता है तो वहां के लोग इसे जोना समझकर अपने गले लगाने लगते हैं, लेकिन जब यहाँ पर एलिस ने अपने बारे में बताता है तो ये लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं क्योंकि जोना आज से 5 दिन पहले जंगल में गया था और वो अभी तक वापस नहीं लौटा था और अब इसीलिए एलिस भी उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जब महल में रानी को एलिस के बारे में पता चलता है तो वो उसे सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए पूरे राज्य में अपने सैनिकों को लगा देती है। जब रानी को अपना बेटा एलिस नहीं मिलता तब वो उसी बूढ़े आदमी के पास पहुंचती है जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें अपने बेटे को अगर फिर से पाना है तो तुम्हें जान के बदले जान लेनी होगी। दूसरी तरफ जोना पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा था। अब जोना की चीख सुनकर एलिस यहाँ पर पहुंच जाता है और वो उस मॉन्स्टर को भी मार देता है, लेकिन यहाँ पर बाद में उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ थी और उस बूढ़े के अकॉर्डिंग जान के बदले जान से जोना और एलिस जिंदा बच जाते हैं। अब इसके बाद एलिस अपने किंगडम का नया राजा बन जाता है और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।